We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऐसी जंग जो न्यूक्लियर ठिकानों को मिट्टी में मिला देने से शुरू हुई और न्यूक्लियर युद्ध के विनाशक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। मिडिल ईस्ट का एक ऐसा विनाशक वॉर जोन जहां रेत के हर कतरे में खून के छींटे हैं और इस वॉर जोन में दुनिया के दो ऐसे कट्टर दुश्मन आमने सामने हैं जो एक दूसरे को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बाउंड्री पार कर सकते हैं। ये कहानी है ईरान और इजराइल युद्ध की, जिसके सीज फायर में इतना फायर भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में आहट सुनाई दे रही है कि क्या ये युद्ध एक नए परमाणु युद्ध को जन्म दे देगा। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता जा रहा है। अब ये व्हाट इज द रोल ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स, ये भी सामने आ गया। हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह, इनका क्या रोल है, ये कैसे पनप रहे हैं। ईरान और इजराइल दो ऐसे मुल्क जिनकी दुश्मनी जितनी पुरानी है उतनी ही खतरनाक और विध्वंसक भी। एक तरफ इजराइल जो दावा करता है कि वो एकमात्र यहूदी राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी ओर ईरान अपने परमाणु जिद को पूरा करने के लिए अमेरिका से भी भिड़ जाता है, किसी भी प्रतिबंधों या धमकियों की परवाह नहीं करता। ऐसे में टकराव केवल सैन्य या रणनीतिक नहीं बल्कि एक ऐसी वैचारिक युद्ध है जिसमें धर्म, ताकत, वजूद और वर्चस्व की जंग एक दूसरे में उलझी हुई है। सीज फायर के नीचे दबी चिंगारी कभी भी ज्वाला बनकर फट सकती है, तबाही का तूफान ला सकती है। जिस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की ईंट से ईंट बचा देने के लिए अमेरिका और इजराइल ने भयानक एयर स्ट्राइक की थी, लाखों टन बारूद ईरान के सीने में उतार दिया, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान फिर से धाड़ देने लगा है। अमेरिका इजराइल के साथ साथ वैश्विक एजेंसीज को ईरान खुलेआम चैलेंज कर रहा है, धमका रहा है कि ईरान झुकेगा नहीं। ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर हथियार बना चुका है या अब बनाकर ही दम लेगा, तस्वीर अभी धुंधली है, मगर एक तस्वीर साफ है कि 12 दिनों की जंग में हुई तबाही के बाद ईरान एक बार फिर से पूरी ताकत से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जुट गया है। जिसे इजराइल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यही वजह है कि एक युद्ध ने एक बड़े युद्ध, महायुद्ध का प्लॉट तैयार कर दिया है। मैक्सार टेक्नोलॉजी की ओर से जारी फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट की लेटेस्ट तस्वीरें बता रही हैं कि फोर्डो में फिर से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसमें बताया गया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में हुए नुकसान को ईरान फिर से बना रहा है। एनरिचमेंट एरिया में एक नई सड़क, क्रेन और ड्रिल मशीनों को ट्रैक किया गया है।
सबूत ही काफी है ये बताने के लिए कि फोर्डो का जो किला महाशक्तियों के निशाने पर है वो ईरान के लिए सबसे अहम है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए अपने यूरेनियम और न्यूक्लियर साइट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब IAEA इंस्पेक्टर ईरान के किसी भी यूरेनियम प्लांट या एनरिचमेंट साइट पर तब तक एंट्री नहीं कर पाएंगे जब तक तेहरान से मंजूरी न मिल जाए। इसके अलावा अमेरिका इजराइल सहयोगी देशों के लिए दूसरा झटका ये है कि ईरान NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से भी बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। मतलब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से हर वैश्विक निगरानी को खत्म कर फ्री हैंड होना चाहता है। और टकराव का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट यही है कि क्या 12 दिनों के युद्ध के आगे परमाणु युद्ध है। ड्रोन को किसी ने इतने इंटेलिजेंटली इस्तेमाल नहीं किया था जिस तरीके से इसमें किया। भारत ने भी किया, पर इजराइल ने ड्रोन का इस्तेमाल बेका वैली में कर दिया था 1982 में। वो किसी को नहीं पता। उन्होंने इसी तरीके से इस सीरिया के ऊपर किया था। और टैक्टिक्स चेंज हो गई हैं। और ये भी प्रूव हो गया है कि देखिए कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक होता है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। ईरान बेखौफ होकर न्यूक्लियर हथियार बनाए और उसके दम पर धमकाए। अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देगा। इसका लाउड एंड क्लियर मैसेज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन दे दिया था जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। जगह व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस, मिसौरी। वक्त सुबह के 9:30। ये वो वक्त था जब अमेरिकी स्ट्रेटेजिक एयरबेस व्हाइट मैन मिसौरी से अमेरिकी B-2 बॉम्बर एक खास कोवर्ट ऑपरेशन के लिए निकले। ये थी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की उड़ान। यहां से ईरान के फोर्डो प्लांट की दूरी 11,102 किलोमीटर है। ये वही दूरी है जिसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने तय करने में 37 घंटे लगाए। ऑपरेशन की शुरुआत में उसके खात्मे तक B-2 बॉम्बर 37 घंटे तक हवा में ही रहा। हवा में ही रिफ्यूलिंग हुई। इक्कीस 22 जून की रात फोर्डो पहुंचकर हर B-2 बॉम्बर ने 2-2 बम गिराए। एक GBU-57 बंकर बस्टर बम में 13,600 किलो वजन था। हर B-2 बॉम्बर ने 27,200 किलो वजन के साथ पेलोड रिलीज किया। इतने भारी भरकम पेलोड रिलीज करते ही B-2 स्प्लिट बॉम्बर एक झटके के साथ ऊपर की ओर उछल गया। मिशन में शामिल एक पायलट अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल स्टीवन पाशा B-2 में 9 साल तक फ्लाइंग मिशन कर चुके हैं। वो कहते हैं, जब GBU-57 बम छोड़ता है तो विमान का वजन अचानक कम हो जाता है और वो झटके से ऊपर उठता है। यह एहसास बेचैन करने वाला और रोमांचक था। इसे जीवन भर नहीं भूल सकते। B-2 बॉम्बर में 2 पायलट होते हैं। इसमें एक छोटा टॉयलेट, एक मिनी ओवन और पीछे एक पतली सी जगह जहां सोया जा सकता है। यह एहसास बिल्कुल ऐसा था जैसे आप बाथरूम से निकले और सीधे युद्ध में कूद पड़े। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ऑपरेशन में अमेरिका ने 14 बंकर बस्टर बम GBU-57 MOP का इस्तेमाल किया। इसमें 12 GBU बम सिर्फ फोर्डो यूरेनियम एनरिच साइट को तबाह करने के लिए लगाए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीरें B-2 बॉम्बर वाले अमेरिकी ऑपरेशन की कहानी कह रही हैं। 60 फीट मोटी कंक्रीट को चीरकर 200 फीट नीचे बस्टर बंकर बम फटते हैं। ये वही 25 मिनट थे जिसमें B-2 बॉम्बर ने विध्वंस की नई कहानी लिख दी। लेकिन क्या परमाणु पहाड़ को अमेरिका तोड़ पाया? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के मीडिया ग्रुप पर झल्ला जाते हैं, जिसने DIA लीक्स पर बेस्ड ये रिपोर्ट चलाई कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीने के लिए रुका है। दावा तो यहां तक किया गया कि ईरान के पास अब भी
60% से ज्यादा एनरिच यूरेनियम, IR-6, IR-8 जैसी सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जो अज्ञात पहाड़ियों के नीचे बंकरों में दबे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल ग्रासी ने दावा किया कि ईरान फिर से यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू कर सकता है। ऐसे में सवाल उठे कि अमेरिका को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से हासिल क्या हुआ और क्या ईरान ने अमेरिका के पहुंचने से पहले ही फोर्डो का तहखाना खाली कर दिया था। 19 जून को सामने आई फोर्डो यूरेनियम साइट की ये सैटेलाइट तस्वीरें इसी ओर इशारा करती हैं। इसमें करीब 19 ट्रक फोर्डो पहाड़ी के उसी रूट पर लाइन से खड़े थे जिसका रास्ता साइट्स को कनेक्ट करता है। इन तस्वीरों में यह भी दिखा कि ट्रक के साथ कारों का काफिला भी है। ये मूवमेंट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के 3 दिन पहले हुई थी। कोवर्ट ऑपरेशन के इतिहास का इजराइल का यह ऑपरेशन इसलिए भी अलग था जब उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने दुश्मन देश ईरान के अंदर घुसकर न सिर्फ तमाम सीक्रेट छान डाले बल्कि दुश्मन की धरती पर अपने लिए अटैकर ड्रोन बेस तक अंदर ही अंदर तैयार कर लिया। दुनिया भर के खतरनाक प्रॉक्सी संगठन चलाने वाले ईरान, उसकी सेना IRGC और उसके अंदरूनी इंटेलिजेंस विंग को मोसाद के सीक्रेट गेम की भनक तक नहीं लगी और इसने ईरान के अंदर ही अंदर पूरी तबाही का प्लॉट तैयार कर दिया। तस्करी के जरिए हथियार भी हजारों मील दूर से ईरान लाए गए। फिर एक तारीख आई। यही वो वक्त था जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमले शुरू किए। ऑपरेशन राइजिंग लायन में ही 3 कोवर्ट ऑपरेशन छिपे हुए थे। ऑपरेशन नार्निया, इसके जरिए मोसाद ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े टॉप साइंटिस्ट को उनके ही बेडरूम में हिट किया और एलिमिनेट किया। इसी तरह ईरानी सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ, IRGC के चीफ ऑफ कमांडर, IRGC के एयर स्पेस चीफ, ईरानी वायुसेना के चीफ को भी इजराइल ने पहली रात में खत्म कर दिया। दूसरे नंबर पर मिशन सी, इसके जरिए मोसाद ने ईरान के अंदर बनाए अपने सीक्रेट ड्रोन मिसाइल बेस से ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया और इजरायली वायुसेना के विमानों के लिए सेफ पैसेज तैयार किया। तेहरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, जो ईरान की राजधानी में है और 600 ग्राम प्लूटोनियम तक उत्पादन करने में सक्षम है। नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर, जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दूर है। दावा किया गया कि यहाँ 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, जहाँ पर यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है और जहाँ से कच्चे यूरेनियम को गैस में तब्दील किया जाता है। अराक हैवी वाटर रिएक्टर, जहाँ प्लूटोनियम बनाया जाता है और इसे आधिकारिक तौर पर IR-40 रिएक्टर के तौर पर जाना जाता है। ईरान ने पहली बार सीधे तेल अवीव पर शाहिद ड्रोन्स और फतेह 110 मिसाइल से हमला किया। ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की सीरीज है। ईरान का आयरन डोम 80% मिसाइलें रोक सका, लेकिन कुछ निशाने तक पहुंची और तबाही मचाने लगी। इस तरह तीसरे दिन ये जंग इजरायली लोगों के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। ईरान ने इजरायल के ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। यह हाइफा में सबसे बड़ा प्लांट है जिसे ईरान ने सेजिल मिसाइल से हिट किया था। अब पूरी तरह अर्बन वॉरफेयर का सीन बन गया था। ईरान ने इजराइल के एनर्जी और इकोनॉमिक सेंटर को तबाह किया। 15 जून की रात को ईरान ने हाइफा पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की, जिनमें से कुछ ने हाइफा की तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइनरी की पाइपलाइंस और ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचा था। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्ट्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। ये इजराइल का ईरान के तेल और गैस बुनियादी ढांचे पर पहला और सबसे बड़ा हमला था। ईरान के बुशहर प्रांत में साउथ पार्ट्स गैस फील्ड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। इजराइल ने ईरान के पावर ग्रिड और सैन्य कम्युनिकेशन पर साइबर अटैक किया। तेहरान का कमांड सिस्टम 6 घंटे के लिए फेल। इजरायली फोर्स ने दावा किया कि तेहरान का एयर स्पेस उसके कंट्रोल में आ चुका है। इसके बाद बैक टू बैक एयर स्ट्राइक शुरू हुए। जो अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से
खुद को अलग लेकर चल रहा था। अब उसके लिए आर पार की घड़ी आ गई थी। इसके चलते अमेरिका की सीधी एंट्री हुई। इजराइल को कवर फायर देने के लिए अमेरिका जंग में उतरा तो जरूर, मगर मिडिल ईस्ट में उसके स्टेक ईरानी प्रतिशोध के निशाने पर आ गए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े आर्मी और एयरबेस को मिसाइल्स और ड्रोन से हिट किया। युद्ध के 12वें दिन ये पहली बार था जब कोई अमेरिकी बेस सीधे ईरान के निशाने पर आया था। इस बेस पर 8000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और वायुसेना के घातक विमानों की तैनाती होती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ईरान ने हमला कर अमेरिका को खुला चैलेंज किया। सबसे अमीर मुस्लिम देशों में से एक कतर भी ईरानी हमले से हैरान परेशान रह गया। इस एक हमले ने युद्ध की पूरी कहानी पलट दी। अमेरिकन मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून को 1 बजे के आसपास सिचुएशन रूम में ट्रंप ने एक मीटिंग बुलाई थी। इसमें अमेरिकी वॉर मशीनरी के दिग्गज मौजूद थे और फिर यहां से युद्ध में एक नया मोड़ आता है सीज फायर का। किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन के वॉर एक्सपर्ट एंड्रेस क्रेग ने अपनी रिपोर्ट में 12 दिनों के वॉर को सिर्फ शैडो वॉर कहा। उनका आकलन है कि एक छोटा युद्ध एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। डिटेल रिपोर्ट में क्रेग कहते हैं 12 दिनों का संघर्ष सिर्फ सीधी लड़ाई तक सीमित नहीं रहेगी। इजराइल अब ईरानी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ मूव कर सकता है। साइबर हमले और प्रॉक्सी गतिविधियां जारी रहेंगी। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान से बहुत आगे है। ईरान के टारगेट या उनके हाइडआउट इजरायली एसेट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में छोटे छोटे ऑपरेशन, अगर किसी मोर्चे पर संतुलन बिगड़ा तो सीजफायर जल्द टूट सकता है। ये युद्ध वर्चस्व की जंग से कहीं ज्यादा खुद का वजूद बचाए रखने के लिए। इसमें धर्म, परमाणु और पावर का ऐसा तिलिस्म है जिसमें किसी एक देश की तबाही तय है और इसकी जड़ में है परमाणु हथियार। खतरे का सायरन लगातार बज रहा है। एक युद्ध के महायुद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाने का खतरा साफ साफ दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।